नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बेहद सरल, सौम्य और आसानी से लोगों के बीच जाने वाले, घुल मिल जाने वाले हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत जी। हरीश रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल शुरू करें, लेकिन उससे पहले एक चीज ये कि यूसीसी पर बहुत तेजी के साथ सरकार काम कर रही है, तो ऐसे में कांग्रेस और आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, जितना समय बीतता जाएगा और भाजपा से लोगों के सवाल उठते जाएंगे, लोग महंगाई की बात करेंगे जी, रोजगार की बात करेंगे जी, सड़कों में गड्ढे क्यों हैं उसकी बात करेंगे, नलों में पानी क्यों नहीं आ रहा है उसकी बात करेंगे, बिजली के दाम क्यों बढ़ गए और 24 घंटा आपके वादे के बाद बिजली क्यों नहीं मिल रही है उसकी बात करेंगे और बहुत सारे सवाल करेंगे। तो ये तब जो है भाजपा का नेतृत्व जो है कॉमन सिविल कोड की बात करके इन बातों को पृष्ठभूमि में, इन सवालों को पीछे धकेलने की कोशिश करेगा जी। मगर बेरोजगारी, महंगाई, जो बैड गवर्नेंस है, भ्रष्टाचार, ये सारे इश्यूज ऐसे हैं जिन इश्यूज को ज्यादा समय तक वो दबा नहीं सकते। कॉमन सिविल कोड हम कह रहे हैं भाई केंद्र सरकार ले आए ना, कौन रोक रहा है? ये राज्यों का विषय ही नहीं है वस्तुतः जो है। आप अपने राज्य के अंदर एक कानून बनाएंगे, दूसरे राज्य के अंदर वो कानून यदि प्रभावी नहीं हो पाता तो उसका नुकसान उठाना पड़ेगा राज्य के लोगों को जो है। तो बनवाना है तो आप कॉमन सिविल कोड लाइए, देश के अंदर बातचीत करिए जैसे जो माहौल बनना है। और कॉमन सिविल कोड के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है उनमें पहले से ही प्रोविजन करके रखा है कि सहमति करवाओ और जो है कॉमन सिविल कोड ले आओ। मगर आप कॉमन सिविल कोड के मामले को एक नारे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेंगे, समाज के अंदर विभाजन की बात के लिए करना चाहेंगे, तो ये लोगों को स्वीकार्य नहीं होगा। और यदि आप कॉमन सिविल कोड की बात जो है लोगों के बुनियादी सवालों को ढकने के लिए, उनको पीछे करने के लिए, अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए करेंगे, तो लोग उसको मंजूर नहीं करेंगे। एक सवाल जो है उत्तराखंड में, ये टोपी और शुक्रवार की छुट्टी, ये क्या है? ये मामला कुछ नहीं है। टोपी एक सम्मान होता है, अंग वस्त्र देना एक सम्मान होता है। और हम लोग सामाजिक लोग हैं जी, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जाति समूह के, अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्रों के लोगों के पास जाते हैं। वो लोग अपने अंग वस्त्र, अपने यहाँ की प्रचलित चीजों से सम्मान करते हैं। यदि आप किसी मुस्लिम दरगाह में जाएंगे तो वहाँ यदि आपको टोपी पहना दी, किसी ने ऑफर कर दिया, आपने अपने सर पर टोपी, रुमाल के बजाय टोपी लगा दी, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं हो गया कि आप मुसलमान हो गए। यदि टोपी लगाने से मुसलमान होते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी वो टोपी धारण की है, अडवाणी जी ने भी टोपी धारण की है, राजनाथ सिंह जी ने भी की है, मोदी जी सहित सारे बड़े नेताओं ने कभी न कभी, जिसको भाजपा के लोग मुस्लिम टोपी कह दे रहे हैं, उसको धारण किया है। तो भाजपा के जो सोशल मीडिया पर ट्रॉलर्स की एक फौज खड़ी कर रखी है, वो जब कभी उनको कोई नागवार तरीके का सवाल हम उठा देते हैं, हमने कोई जनता का सवाल उठा दिया और सरकार से पूछ दिया, तो जो है वो ट्रॉल करने के लिए उस टोपी के साथ आपकी सूरत को दिखाते हैं। तो हमने एक आध दो बार उनको जो है हमने कहा भाई अटल जी ने भी, अडवाणी जी ने, सबने पहन रखा है, ये हो गए इस टोपी को पहनने के बाद, वही मैं भी हो गया हूँ। और उसी तरीके से अब जुम्मे के दिन जी, जुम्मा का मतलब शुक्रवार, कहते हैं कि हमारी सरकार ने एक चुनाव के मौके पे 2017 में जब इनको लगा कांटे की टक्कर में कांग्रेस है, तो इन्होंने एक झूठ गढ़ा और प्रधानमंत्री से बुलवाया, मंत्रियों से बुलवाया, सबसे बुलवाया और अचानक 3 दिन के अंदर बड़ा प्रचारित किया गया। उसको कहा गया कि साहब हमने शुक्रवार की छुट्टी कर दी जी। उसका भाई छुट्टी कोई
कह देने भर से तो होती नहीं है, शासनादेश निकालना पड़ता है। शासनादेश निकलता है, मंत्रिमंडल की बैठकें होती है, उसके रिकॉर्ड सब चीजें होती है। और फिर छुट्टी यदि हुई है तो स्कूलों में लागू होगी, सरकारी स्कूलों में, दफ्तरों में लागू होगी। मैंने इनसे कह रहा हूं भाजपा वालों से कि यदि ऐसी कोई छुट्टी की है तो आप किसी स्कूल का रिकॉर्ड ले आओ, किसी दफ्तर का रिकॉर्ड ले आओ जिसमें शुक्रवार के दिन उस हमारी सरकार के उस फैसले के कारण स्कूल बंद हुआ हो, कोई कार्यालय बंद हुआ हो। ला नहीं पा रहे, मगर एक झूठ को बार बार दोहराते हैं, क्योंकि जब उनसे जनता के सवाल किए जाते हैं तो भाजपा बिलबिला करके जो है इसी तरीके के जो बांटने वाले सवाल हैं उनको उठाती है। और ये सफेद झूठ था भाजपा का, और वो सफेद झूठ बोलते हैं। एक चीज कही जा रही है उत्तराखंड में लैंड जिहाद की बात करके, जिस तरीके से लगातार बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है, कहा जा रहा है कि अवैध मजार बसे हुए हैं। कई जगह ऐसी है जो कि कहा जाए कि वन विभाग की जमीन, वहां मजार बनाया गया है। इसे लेकर कांग्रेस क्या देखती, किस तरीके से सोचती है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, कुछ मंदिर, जैसे मेरे कुलदेवता का मंदिर गहरे जंगल में है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी जिस परंपरा में, गुरु गोरखनाथ की परंपरा में विश्वास करते हैं, उनकी अखंड धुनी चंपावत में घने बांस के जंगलों के बीच है। हमारे अधिकांश साधु संत जो है इसी तरीके के एकांत जंगलों में इत्यादि तपस्या करते रहे। वहीं उनके मंदिर भी हैं, मठ भी हैं। उसी तरीके से कुछ पीर फकीर भी जो है वहां गए, और उन लोगों की भी वहां मजारें हैं। यदि वो मजारें आजादी, कुछ मजारें आजादी से पहले की है, कुछ 50, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल का है। कुछ मजारें ऐसी हैं जिनमें मुसलमान से ज्यादा हिंदू यकीन करते हैं, हिंदू वहां जाते हैं, वहां मन्नतें मांगने का काम करते हैं। तो ये हमारी परंपराओं के हिस्से हैं सब जगह। आप उनको नारे के रूप में न करिए। हाँ, यदि कहीं अवैध कब्जे हैं, कहीं आपको लगता है कि उससे जंगल के विकास में बाधा आ रही है, कहीं आपको लगता है कि कुछ लोगों ने जानबूझ करके सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के लिए किया गया है, ये निजी फायदा उठाने के लिए, तो आप कार्रवाई करिए जहां भी इस तरीके की चीजें। लेकिन आप उसको जिहाद का नाम ले करके, ये कैसा जिहाद है? अरे जिहाद ही करना है तो बेरोजगारी के खिलाफ करो ना, जिहाद करना है तो महंगाई के खिलाफ करो ना। हमारे राज्य की सड़कें इतनी गड्ढा युक्त हो गई, गड्ढे गड्ढे हो गए हैं कि मुख्यमंत्री को एक ऐप जारी करना पड़ा, जहां जहां गड्ढे हैं जो है। कितनी एक स्वर्ण पदक जीते वक्त कितनी खुशी, अपार खुशी उनको हुई कि कितना गौरव उन्होंने महसूस किया होगा। जिस समय पोडियम पर चढ़े होंगे विश्व मंच पर और हमारा तिरंगा फहराया होगा, राष्ट्रगान गाया गया होगा, तो उस समय वो लड़कियां आसमान पर उड़ रही होंगी। तो उस पदक को गंगा को विसर्जित करने तक की नौबत क्यों आई? क्यों ये सब सवाल उठ खड़े हुए? जिनको हम राष्ट्र का गौरव मानते हैं, जिन पर हम सबको अभिमान है, उन लोगों ने कुछ सवाल उठाए। होना ये चाहिए था कि सत्ता के शीर्ष को ऐसे टेलीफोन करना चाहता, कहना चाहता, बजरंग क्या बात है, तुम बहुत नाराज, कुछ सवाल तुमने उठाए हैं, क्या बात है भैया, आओ बात करते हैं। बजरंग तो उड़ते हुए आता बजरंगबली की तरीके से कूद करके, मगर किसी ने उसको बात करने के बजाय आप उनको प्रताड़ित कर रहे हो। जब पहले बैठे तुमने गंभीरता से नहीं लिया, उनको झूठा सिद्ध करने पर लग गए। वो कह रहे हैं हमारे साथ यौन शोषण हुआ है, हमको प्रताड़ना की गई है, यौन प्रताड़नाएं दी गई है। आप एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, उनको उसके लिए बैठना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, विपक्ष के लोगों को उनका साथ देना पड़ा, और फिर एफआईआर दर्ज हुई तो अब दिल्ली पुलिस, जिसको बहुत तेज तर्रार पुलिस कहा जाता है, वो इतनी धीमी गति से चल रही है। तो प्रधानमंत्री जी जब नई संसद का उद्घाटन करने के लिए आए तो पहलवानों ने ये तय किया कि हम भी जाएंगे, हम भी बात करेंगे, अपना ज्ञापन सौंपेंगे प्रधानमंत्री जी को। कोई मजिस्ट्रेट आकर के उस ज्ञापन को ले जाता उनसे, बजाय उसके तुमने कहा एक कदम आगे नहीं रखोगे, और जब वो आगे कदम रखने लगे आपने उनको घसीट दिया। एक सवाल आपसे ये कि आपने कहा कि दिल्ली से मुझे दूर रखिए, मुझे उत्तराखंड में रहने दीजिए और मुझे कर्ज लौटाना है,
यानी कि लगातार जो हार और हार के बाद आप चाहते कि एक जीत उत्तराखंड में हो कांग्रेस की, संभव है? मेरी हार्दिक इच्छा है। मैं अब भी आपके फोरम पर भी इसको दोहरा रहा हूं, क्योंकि 2017 का चुनाव मेरे ही नेतृत्व में लड़ा गया था। 2022 में जरूर सामूहिक नेतृत्व की बात कही, लेकिन लोगों के परसेप्शन में मैं नेतृत्व कर रहा था, और नेतृत्व नहीं भी कर रहा था। मेरी बात नहीं भी मानी गई, कुछ और निर्णय ऐसे किए गए जो मुझको जिस पर मैं सहमत नहीं था। यदि ऐसे निर्णय भी हुए तो लेकिन पार्टी के निर्णय थे, और मैं सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हूं, और हम दूसरी बार भी हारे। पार्टी ने ही मुझ जैसे व्यक्ति को जो है सांसद बनाया, और सारे पदों को मैं रहा हूं। तो मेरा कुछ न कुछ पार्टी का जो मेरे ऊपर कर्ज है, एक बार मैं सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर बिना पद और प्रतिष्ठा के सवाल के उसको जो है अदा करना चाहता हूं, अपनी भूमिका अदा करना चाहता हूं। मैंने कहा मैं उत्तराखंड में ही काम करूंगा, कोई पद नहीं, कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं है, और एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करूंगा। कांग्रेस 2027 में उत्तराखंड में सत्ता में आ जाए, 2024 में उत्तराखंड में 5 सीटों पर कांग्रेस जीत जाए, इसके लिए जो हमारा नेतृत्व काम कर रहा है, प्रदेश का नेतृत्व काम कर रहा है, हमारे जो चतुर्भुज नेतृत्व है, 4 हमारे सम्मानित नेतागण हैं, उन चारों सम्मानित नेतागणों के साथ मैं एक उनके सहयोगी की तरीके से, एक पृष्ठ भूमि में काम करने वाले व्यक्ति के तरीके से काम करने को तैयार हूं। वो काम करना चाहता हूं, अब भी मैं उसको दोहरा रहा हूं। लेकिन ये कैसे संभव होगा? क्योंकि मुझे जो लगता है कि वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, और कहा जाए उत्तराखंड में जो राजनीति है उसे आप बेहतर तरीके से समझते हैं, और हर एक इलाके, हमें लगता है कि हर एक परिवार को आप बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं। वो परिवार भी आपको बेहतर तरीके से समझता और जानता है। बिना हरीश रावत की कांग्रेस कैसे, और कांग्रेस बिना हरीश रावत के कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस है। हरीश रावत जो कुछ है वो कांग्रेस के दम पर है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर हुआ, या इस समय भी है। और फिर कभी कभी जो है परिवार के हित में सास को भी बहू की तरीके से आचरण करना पड़ता है, कभी कभी जेठानी को भी देवरानी बनना पड़ता है, सबसे कनिष्ठ देवरानी बनना पड़ता है। यदि कांग्रेस की वापसी के लिए कुछ कार्यकाल रहा मुख्यमंत्री का, तो मैं समझता हूं अभी मुख्यमंत्री का मूल्यांकन करना थोड़ा जल्दबाजी होगी, मगर सरकार तो निरंतर चलती हुई प्रक्रिया है। 2017 में सरकार भाजपा की आई थी, 2017 से राज्य में सब उल्टा ही उल्टा हो रहा है। जी, मैंने आज दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी यदि भारत में है, तो भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वृद्धि दर उत्तराखंड में है। महंगाई से हम बुरी तरीके से पीड़ित हैं। सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं। बिजली, पानी, हाउस टैक्स, इसके दाम इतने बढ़ा दिए गए हैं। महंगाई कोड़ में खास का काम कर रही है। स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नलों में, आपने कहा हर घर में नल देंगे, नलों में पानी नहीं आ रहा है। ऐसी 11 पेयजल योजनाएं हैं जो बन गई हैं, मगर चल नहीं पा रही हैं। क्या कारण है, ये बनाने वाला जाने या चलाने वाले जाने, इसको कोई बताने वाला नहीं है। परिवहन व्यवस्था बिल्कुल चौपट खड़ी है। तो राज्य में एक विकास की अस्त व्यस्त अवस्था है, तो इसलिए कुछ बताने लायक स्थितियां नहीं है। ये है कि चेहरा बदल करके, कुछ ऐसे चुनावी झूठ बोल करके सत्ता तो भाजपा ने प्राप्त कर ली, लेकिन अंशतः आज उत्तराखंड के अंदर सरकार बहुत चिंतनीय स्थिति में है, विकास बहुत चिंताजनक स्थिति में है, और लोग इस समय बहुत तकलीफ में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए, और बेबाक तरीके से हर एक सवाल का जवाब देने के लिए। तो यही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की एक अच्छाई भी है कि वो अच्छे को अच्छा भी कहेंगे, बुरे को बुरा भी कहेंगे, सच को भी मानते हैं, और झूठ जो होता है उससे नकारते भी हैं। जाहिर तौर पर अब देखना होगा कि किस तरीके से सियासत उत्तराखंड की और करवट लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए हरीश रावत जी। और यहाँ रुकते कुछ पलों के लिए, लगातार खबरें जारी।